नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। सवाल आपका है, में स्वागत है आप सभी का। दहेज प्रताड़ना का कोई भी मामला आते ही पति या फिर ससुराल पक्ष के लोगों की तुरंत गिरफ्तारी अब नहीं होगी। दहेज प्रताड़ना यानी आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस संबंध में गाइडलाइन जारी। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धारा 498A लागू की गई थी। दहेज के लिए महिलाओं की हत्या भी हो जाती थी या प्रताड़ना से दुखी महिलाएं आत्महत्या कर लेती थीं, लेकिन धारा 498A का काफी दुरुपयोग भी किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के इस गाइडलाइन से जुड़ी कोई सवाल इस वक्त अगर आपके जहन में है और इस वक्त आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर लीजिए। हमारा नंबर है 40087777। रायपुर से जो बाहर के दर्शक हैं हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए हम कोड बता दें 0771। और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं बिलासपुर से हमारे अधिवक्ता निरुपमा वाजपेयी। निरुपमा जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। निरुपमा जी, अब जो सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन आई है जिसमें कम से कम एक परिवार कल्याण समिति का गठन किया जाएगा, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि ये काम कैसे करेगी। अभी जो हाल ही में ये एक आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, इस पे जो गाइडलाइंस दी हुई है उस पे ये जो सभी जिले में और तालुका में और सभी जगह एक विधिक सेवा प्राधिकरण जो कार्य करता है उसमें ये निर्देश है कि उन्हीं के द्वारा ये कमेटी का निर्माण होगा और उन्हीं के अंडर में यह कमेटी कार्य करेगी। तो जो विधिक सेवा प्राधिकरण होते हैं वे एक जैसा उसमें एक दिया हुआ है कि एक समाज सेवी कोई व्यक्ति होगा, कोई अधिकारी की वाइफ या जो भी हो सकती हैं, और एक कोई रिटायर्ड ऑफिसर, ये सब कोई होंगे, रिटायर्ड जज हो सकते हैं। उस प्रकार उस कमेटी का निर्माण होगा, क्योंकि वर्तमान में भी कई परिवार परामर्श केंद्र काम कर रहे हैं जो थाने में रहते हैं, महिला थाने में, और एसपी के दिशा निर्देश अनुसार काम करते हैं। लेकिन उसमें अधिकांश नियुक्तियां चूंकि पॉलिटिकल होती हैं और उनको कोई ट्रेनिंग नहीं होती, इस वजह से शायद ऐसे मामले वहाँ पे ठीक ढंग से सुलझ नहीं पाते। और ये जो कमेटी है ये इस मामले में जो पीड़ित पक्ष है उसके उस मामले जो भी शिकायत है उसकी पूरी तरह से बारीकी से जांच करेगी, और उस जांच पे पूरा अगर कुछ पाया जाता है तो उस दोनों पक्षों को मौका देगी सुनवाई का, और सुनवाई के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि इस पे कोई एफआईआर बनती है या इसमें जो सामने वाले जो पति या ससुराल पक्ष है उसको गिरफ्तार करना आवश्यक है क्या। बिल्कुल। और जहाँ तक हो सकेगा यह इसलिए भी बनाया गया है कि पारिवारिक मामलों में अधिकांश जैसे दहेज प्रताड़ना के मामले आते हैं, और अगर एक बार व्यक्ति जेल चला जाए तो उसके बाद समझौते की गुंजाइश बहुत कम हो सकती है, और अगर जेल ना जाए तो हो सकता है भविष्य में परिवार निर्माण हो सके और समझौते की कोई गुंजाइश निकले। इसलिए शायद ये एक अच्छा फैसला है और जिससे दोनों पक्षों को राहत मिलेगी। चलिए, इस पर चर्चा मैं आपसे और भी करूंगी। एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, अजय हैं भिलाई से, इन्होंने हमें कॉल किया है। अजय, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल अपना। हाँ जी, वो क्या है, मेरे छोटे भाई की मिसेस है, वो 6 महीने से अलग रह रही है, यानी घर छोड़ के चले गई। हाँ। अपना पूरा सामान वामान सब कुछ लेके चले गई। क्या कारण था? क्या किया है? हाँ जी, क्या कारण था घर छोड़ के जाने का? अरे घर में कुछ काम नहीं करना, सवेरे उठना। इसके लिए क्या उसने कोई शिकायत दर्ज कराई है अजय? हाँ जी, महिला थाने में, दुर्ग महिला थाने में। हाँ, मतलब शिकायत का आधार क्या बनाया है? क्या शिकायत उन्होंने ससुराल वालों के खिलाफ कराई है, पति परिवार हाँ, पूरा सबके खिलाफ। कोई मामला दर्ज किया है? दहेज का मामला लगाया उसने? नहीं, अभी दहेज का मामला दर्ज नहीं हुआ। अभी उन्होंने आवेदन दिया है कि कार्रवाई करना है करके। निरुपमा जी, आप समझ पाई इनका सवाल? मेरी मम्मी के नाम पे, मेरे नाम पे, अपने हस्बैंड के नाम पे, पापा के नाम पे, मेरे छोटे भाई के नाम पे। ठीक है जी। देखिए, सामान्यतः ऐसा होता है कि कई बार ये जो एक क्षणिक जो गुस्सा या आवेश होता है उस पर महिला सोचती है कि उस समय हो सकता है कि
कभी कभी ये भी हो सकता है कि पूरे परिवार वाले तंग भी कर रहे हों, और कभी ये भी हो सकता है कि जानबूझकर मामला सबको परेशान करने की नीयत से ऐसा कुछ एक बना दिया जाए। तो इसमें परिवार परामर्श में इनका मामला रखा गया होगा, और वहाँ अभी जांच चल रही होगी, दोनों पक्षों को समझाइश दी जा रही होगी, और समझाइश देने के बाद इनको तो अभी अग्रिम जमानत लेने का भी उपबंध है, और ये अग्रिम जमानत के लिए पूरा परिवार न्यायालय में आवेदन लगा सकता है, और जिन कारणों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उन कारणों के आधार पर हो सकता है इनकी जमानत हो जाए जी। तो ये इनके पास एक उपाय है, और अभी तो परिवार परामर्श में चल ही रहा है मामला इनका। निरुपमा जी, अभी तक अगर हम देखें 498A का जो मामला आता है दहेज का, इसमें जैसे ही कोई महिला अपना केस दर्ज करती है, प्रावधान ये है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं ससुराल के, उनकी सीधे गिरफ्तारी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन के बाद अब उनकी सीधी गिरफ्तारी नहीं होगी, समिति के फैसले आने के बाद ही कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि पीड़िता को अगर तुरंत न्याय की जरूरत है या तुरंत जरूरत है, ऐसे में फिर समिति के रिपोर्ट आने तक आपको लगता है कि वो वक्त काफी होगा या ना काफी होगा? इस बारे में जरूर आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जी जी, इसके पूर्व भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया था, जिसपे ये कहा गया था कि किसी भी जो दहेज प्रताड़ना के केस है उसमें पहले पूरी छानबीन करके ही FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए। ऐसे संभवतः यही होता है कि गिरफ्तारी तब तक नहीं की जाती जब तक कि पूरा सच्चाई या कोई बात एकदम सामने ना आए, या कोई बहुत गंभीर मामला ना हो। हाँ। अगर गंभीर मामला होता है तो पुलिस को जांच के दौरान तुरंत पता चल जाता है कि यह गंभीर मामला है और इसमें वाकई में महिला प्रताड़ित है, हो सकता है इसकी इस प्रताड़ना से इसकी जान चली जाए। तो पुलिस ऐसे भी, ऐसा कानून कहीं ये नहीं बोल रहा है कि ऐसे मामलों में एक्शन नहीं लिया जाए। गंभीर मामलों में तो पुलिस को और महिला को भी पूरा अधिकार है कि वो मामले को तुरंत दर्ज करवा सकती है। लेकिन एक कोशिश होगी कि पहले उस मामले की मतलब एक समझौता हो सके, या एक कोई हल निकल सके जिससे कि उसका भी परिवार चल सके, जान बचे। और ऐसा नहीं है कि उसको अगर वाकई में जरूरत है तो कानून उसकी मदद नहीं करेगा, कानून उसकी मदद करेगा और उस धारा के प्रावधान के अंतर्गत ही करेगा। जी। ज्योति जुड़ चुकी हैं दुर्ग से, इन्होंने हमें कॉल किया है। ज्योति, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, मैं ज्योति गणवीर दुर्ग से बोल रही हूँ जी। हाँ, ये बात तो पूरी तरह सच तो नहीं है, पर कभी कभी ये सच जरूर होती है कि अगर किसी बहू या महिला द्वारा अपने पति या ससुराल वाले से बदला लेना रहता है तो उन्हें प्रताड़ित करने की गरज से वे थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था। पर अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, अगर कोई परिवार वाकई में निर्दोष है तो उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ, उनसे पूछना चाह रही निरुपमा जी से कि मेरी जान पहचान में ऐसा ही हो रहा है, ससुराल वाले लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। हाँ। और जबरन का बहू उनको परेशान कर रही है। मैं अभी खुलासा तो नहीं करना चाहूंगी, तो मैं उनसे जानना चाहूंगी कि क्या करना चाहिए और कैसे रिपोर्ट दर्ज होनी बिल्कुल, कुछ चाहिए। ऐसे ही मामलों को ध्यान में रखकर यहाँ पर ज्योति जी आपको बताना चाहेंगे कि माननीय जो उच्च न्यायालय है उन्होंने ये गाइडलाइन जारी की है, ऐसे ही परिवारों के लिए ये बहुत मददगार होगी। निरुपमा जी, बाकी जो कानूनी गतिविधियां हैं वो आप जरूर बताएं, हेल्प करें। जी जी, जैसे इनका कहना है कि अगर इनके पास ऐसे कोई सबूत है या ऐसा लग रहा है कि मामला सही नहीं है और परिवार के अन्य सदस्यों को झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, तो यह जो अपना जो आवेदन है ये पुलिस अधीक्षक महोदय को, बड़े पुलिस अधिकारियों को दे सकती हैं, और वहाँ भी सुनवाई होती है, दोनों पक्षों को सुना जाता है। जहाँ तक हमने हर मामले में, अधिकांश मामले में देखा है, पारिवारिक मामलों में तो पुलिस भी थोड़ा सा मतलब एकदम जल्दबाजी नहीं करती, और थोड़ा सा इन मामलों को दोनों पक्षों को सुनकर ही फिर करती है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी की बहुत बड़ी अप्रोच हो या किसी कारण से पुलिस मामले दर्ज कर लेती है, लेकिन जहाँ तक हमारे देखने में आया है कि जो दहेज प्रताड़ना के मामले होते हैं, अगर ज़्यादा एकदम गंभीर आरोप नहीं है तो पुलिस उसमें दोनों पक्षों को सुनकर और परिवार परामर्श में रखकर उसके बाद ही कोई निर्णय लेती है। अगर उस परिवार के द्वारा ऐसा लग रहा है उनको कि उनको झूठा फंसाया गया है,
तो वह बिल्कुल अपनी आवेदन दें, न्यायालय में आवेदन दें, पुलिस को आवेदन दें। और सबसे बड़ी बात, अगर उन्हें झूठा फंसाया गया होगा और साबित नहीं होगा तो उनको भी उपचार प्राप्त है दंड प्रक्रिया संहिता में, कि वो भी जिसने झूठी रिपोर्ट की है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मनोज जुड़ चुके हैं, जशपुर से हैं अगले कॉलर। मनोज, स्वागत है आपका। जी, सवाल रखिए मनोज। नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताइए। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा छोटा भाई है, वो उसके शादी 1 साल तक तो उसकी मिसेज उसके साथ रही, उनके बच्चे भी साथ में। हाँ। लेकिन पिछले 3 सालों से मेरे भाई से वो अलग रह रही है। वो खुद नौकरी करती है, मेरा भाई खुद नौकरी करता है। वजह क्या है? 3 सालों से अलग रह रही है। क्या कोई वजह है अलग रहने की? सिर्फ ये कि ईगो प्रॉब्लम, सामने वाला भी नौकरी करता है, ये भी नौकरी करता है। क्या उन्होंने कोई शिकायत उन्होंने दर्ज की है पुलिस में? नहीं, अभी कोई ऐसा शिकायत दर्ज नहीं की है, लेकिन हम लोग तलाक लेने से, हम लोग क्या है, मिडिल क्लास फैमिली है, तलाक लेने से इसलिए डर रहे हैं कि कहीं वो हमको दहेज के जुर्म में फंसाना। ऐसी स्थिति में निरुपमा जी क्या किया जाए? जैसा इन्होंने बताया कि ईगो प्रॉब्लम है, कई बार ऐसा होता है कि वर्किंग जो हस्बैंड वाइफ हैं वो साथ में नहीं रह पाए या ईगो क्लैशेस आया, लंबे समय तक अलग है, तो एक को अगर तलाक लेना है या अलग होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ऑप्शन क्या होता है? देखिए, अगर बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है तभी तलाक की नौबत आनी चाहिए। अगर छोटा मोटा मामला है तो ऐसे कई फैमिली काउंसलर हैं जो काउंसलिंग करते हैं और वहाँ जाना चाहिए, हो सकता है। और कई मीडिएशन सेंटर हैं, वहाँ जाके दोनों पक्षों को अपनी बात रखना चाहिए और बेवजह मामला ज़्यादा लंबा न खींचे। और इनको डरने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने हो गए, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है तो आगे भी नहीं लेंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर केवल ईगो का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो ये किसी भी काउंसलर, फैमिली काउंसलर के पास जाके बैठ के अपने मामले को सुलझा सकते हैं और इसका एक अच्छा हल निकल सकता है। ऐसे छोटे मोटे मामलों में पुलिस भी एक्शन नहीं लेगी। इनको अगर वो जाती भी है तो पहले परिवार परामर्श में ही मामला रखा जाएगा इनका। चलिए कॉल ले लेते हैं। डॉक्टर माया वर्मा जुड़ चुकी है, अलीगढ़ यूपी से उन्होंने कॉल किया है। डॉक्टर माया, स्वागत है आपका, सवाल रखिए। मैडम, मेरी बहू और बेटे में, मतलब बहू हमारे यहाँ उल्टा टॉर्चर कर रही है हम सबको। अच्छा, साथ में मतलब मैं उसके साथ हूँ नहीं, तो हम तो फ्लोर नंबर 3 पर रहते हैं, फ्लोर नंबर 4 पर अपने हस्बैंड के साथ रहती है। ठीक है, किस तरीके से प्रताड़ित करती है? वो है ना, हमारा मतलब जगह जगह बदनामी करती है। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं एक रेप्यूटेड महिला हूँ, कन्वीनर कोर्स की भी जज रही थी, तो वो हमें जगह जगह बदनाम करती है कि मेरे सास ससुर को जाग लगाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, ये करते हैं, मतलब तालीम बंद करते हैं, जबकि उसके पास किसी चीज का, मतलब हमने कुछ किया ही नहीं है। बेवजह में बदनाम कर रही है। लड़के ने कई बार बुलाया। आपकी समस्या हम समझ गए। और मैडम, मेरी समस्या सबसे बड़ी यह है कि मेरी बहू, मेरे फिर बेटे ने हार के 1.5 साल बाद तलाक का मुकदमा डाल दिया, जब उसने हमें बिल्कुल ही मतलब बर्बाद करने की, उसके पिता ने कह दिया कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, आत्महत्या को मजबूर कर देंगे, तो हमने हार के बच्चे ने डाल दिया तलाक का मुकदमा। लेकिन मैडम, मेरी उसे ऐसे ध्यान से सुनिए प्लीज, कि मेरी जो बहू है उसके मायके वाले और वो मेरी लड़की के ससुराल में जो कि आगरा है वहाँ चले गए हैं और वो मेरी लड़की को टॉर्चर करवा रहे हैं लगातार। चलिए, यहाँ पर क्या कानूनी प्रक्रिया आप कर सकते हैं? आपकी समस्या हम समझ गए हैं। निरुपमा जी हमारे साथ में। निरुपमा जी बताइए, ऐसी स्थिति में क्या करें? कई बार ससुराल नहीं तो बहू पक्ष से भी ऐसी स्थिति होती है, क्या आखिर कदम उठाए? क्योंकि ये भी पढ़ी लिखी प्रोफेसर है, बड़ी मुश्किल होती है। देखिए, ये अपना जो भी इनका मामला है, ये अपना लिखित में जो भी इनके साथ घट रहा है और वो जो डरा धमका रही है उसकी जानकारी ये अपना संबंधित थाने को दें, पुलिस अधिकारियों को दें और संबंधित न्यायालय में भी इसके लिए कि जो इनको डराया धमकाया जा रहा है उसकी भी तो रिपोर्ट बनती है, उसकी रिपोर्ट कराएं थाने में। और देखिए, अगर लड़का इनके साथ नहीं रह रहा, अलग रह रही है, बहू से अलग रह रही हैं, तो मामला नहीं बनता इनके विरुद्ध। इनको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है अगर ये अलग रह रही हैं बहू से। और अगर देखिए, ये तो महिला है और वो महिला के एक ही छत के नीचे अगर रहते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी ये ला सकती है न्यायालय में, अगर दोनों बहू सास सब एक साथ रह रहे हैं और किसी भी के द्वारा किसी महिला के विरुद्ध अगर कोई प्रताड़ना होती है तो उस महिला जिसके विरुद्ध प्रताड़ना हो रही है वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी, घरेलू हिंसा का केस भी दायर कर सकती है और इस पे भी काउंसलिंग होती है।
इसमें एक चिकित्सकीय काउंसलिंग होती है जिसमें मनोवैज्ञानिक और हर तरह से पहले एक काउंसलर पूरा उनकी काउंसलिंग करके ही फिर कोई मामला बनाता है। बिल्कुल निरुपमा जी, सबसे पहली बात तो यही है कि डरने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब आप डरते हैं तो आधे से ज्यादा स्थिति वहीं पर खराब हो जाती है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है कुछ ऐसे ही मामलों में मदद के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगी। कुछ और भी इसके पहलू, उस पर हम चर्चा करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने कार्यक्रम सवाल आपका है। मैं शोभित जुड़ चुके हैं ग्वालियर से। शोभित, स्वागत है, बताएं क्या जानना चाहेंगे आप? जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस कानून में जैसा कि इस गाइडलाइन में आया है 498A में, तो इसमें जैसा ये है कि महिला के अगर प्रताड़ित होने पर या मृत्यु होने की स्थिति में, हाँ पूछिए। जैसा हाँ उन्हें किसी तरह का वो नहीं मिलेगा और उनकी जांच की जाएगी। लेकिन अगर कोई महिला खुद को प्रताड़ित करके थाने पहुंच जाती है और वहां वो रिपोर्ट दर्ज कराती है तो भी तो उन्हें लड़के वालों के पक्ष पे 498 लग सकती है। तो वो कैसे प्रूव करेंगे कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया है? ठीक है, बताइए निरुपमा जी। ये भी एक सवाल है जो कि ज्यादातर हो रहा था, इस वजह से ये गाइडलाइन आई। जी, देखिए इसमें प्रताड़ना को ये हुआ है कि अगर बहुत ज़्यादा शारीरिक क्षति होती है या वो महिला की मृत्यु हो जाती है, उन मामलों को छोड़ के बाकी मामलों के लिए ये गाइडलाइन जारी की गई है। तो आप अगर वो ये इनका कहना है कि खुद महिला वो तो प्रताड़ित होकर ही जाएगी, वो यही इल्ज़ाम लगाएगी मैं प्रताड़ित हूँ, हो ना हो ये बात अलग है। लेकिन उसी मामलों में कहा गया है कि जो कमेटी बनेगी, कमेटी विचार करेगी। और मेरे को ऐसा लगता है जो कमेटी बनेगी ये प्रशिक्षित होगी। जो अभी जो कमेटियां हैं जो काम कर रही हैं वो अधिकांशतः प्रशिक्षित नहीं है, इसलिए ये समस्या आती है। और जब जो अच्छी एक कमेटी बन जाएगी जो प्रशिक्षित होगी और विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से होगी, जिसका कि पूरा जो जिला न्यायालय के जिला जो न्यायाधीश जी होंगे वो इसको कंट्रोल करेंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसी सब चीज़ों में कमी आएगी। और कुछ हद तक और भी सुधार अभी चाहिए, वो सुधार और होंगे आगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। और आप जैसा बोल रहे हैं उसको भी पहले जब दोनों पक्षों को सुना जाएगा, ये बोल रहा है कोर्ट, और यही निर्देश है दोनों पक्षों को सुना जाएगा। आप अपनी बात वहाँ रख सकते हैं। आपको ये नहीं कि आपकी बात रखने के पहले आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब आपको ये डर नहीं कि आप अपना पक्ष रखने जाएंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको अब सुना जाएगा। बिल्कुल। सुनने के बाद ही आपके खिलाफ FIR दर्ज होगी। जी, एक कॉल ले लेते हैं। पूनम जुड़ चुके हैं एटा यूपी से, इन्होंने कॉल किया है। पूनम, स्वागत है, बताइए क्या समस्या है आपकी? जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है मैडम। बोलिए पूछिए। मेरा भाई सन 2000 टीवी से ना सुने, हम सुन रहे हैं। मेरे सन 2009 में मेरे घर में केस हुआ था। मेरी भाभी ने सुसाइड कर ली। हेलो, हाँ सुन रहे हैं, पूरा करिए सवाल। हाँ, मेरी भाभी और भाई में आए दिन झगड़ा होता रहता था। सन 2009 में मेरी भाभी ने सुसाइड कर ली आग लगा के। अब उन्होंने सब मेरे तीनों भाई, मेरा भी नाम है, जबकि मैं अपनी। ठीक है, समझ गए आपका सवाल हम। निरुपमा जी, आप भी समझ चुकी होंगे सवाल। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा नई गाइडलाइन आने के बाद? जी देखिए, इस गाइडलाइन में तो जहाँ मृत्यु हो जाए वहाँ तो अलग, जो मर गई हैं और उसमें ये देखा जाएगा कि उनके विवाह का कितना समय कितना हो गया। अगर 7 साल के अंदर किसी की मृत्यु होती है तो उसमें अलग धाराएं लगती हैं और उसका थोड़ा सा कानून अलग है। उसमें महिला इनको साबित करना पड़ेगा कि ये वहाँ नहीं थी या इस प्रताड़ना में शामिल नहीं थी, क्योंकि वो केवल अगर 7 साल के अंदर हुई है तो दहेज हत्या का मामला है। और दहेज उसके अलावा अगर 7 साल के बाद मरे हैं तो इनको अपना पक्ष रखना चाहिए। अपना पक्ष इनको रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। और निरुपमा जी, चूंकि मेरे पास में समय कम है, मैं आपसे एक चीज और ज्यादा चाहूंगी कि इस गाइडलाइन आने के बाद में 7 साल की जो समय सीमा थी विवाह के बाद, क्या उसमें कोई बदलाव आया है? वो एज इट इज रहेगी? संक्षेप में। जी नहीं, वो एट इज रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। वो अलग कानून है। ये दहेज प्रताड़ना के मामलों में है, दहेज हत्या के मामलों में यह दिशा निर्देश नहीं आए हैं और वो मामला बिल्कुल अलग है। लेकिन सभी मामलों में मुझे लगता है कि पुलिस को पहले अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए और जांच करती भी है कई जगह पुलिस।
एक तरफा मामला बनाती नहीं है। और अगर ऐसा इनको लग रहा है कि पुलिस झूठा मामला बना रही है, कुछ कर रही, बड़े अधिकारियों से मिले, कोर्ट जाएं, कोर्ट जाने के लिए इनके पास है उपाय, ये अपना पक्ष रखें वहाँ, और अगर सही जो भी मामला होगा उसको न्यायालय देखेगा ही देखेगा। चलिए, तो बहुत अहम जानकारी आज आपने दी निरुपमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब किसी भी तरीके से कानून का दुरुपयोग ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है। एक समिति का निर्माण किया गया है ताकि पीड़ित अपना पक्ष रखे और साथ ही साथ जांच परख के बाद ही एफआईआर दर्ज हो सके और ससुराल के जो परिवार के सदस्य हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी ना हो सके। कल फिर से मिलेंगे आपसे जुड़े एक और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। नमस्कार।